हेलो गुड इवनिंग गाइस। वेलकम बैक टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत DSSP TGT की वेटिंग लिस्ट और दोस्तों DSSP एंड DOE डिपार्टमेंट पर कैंडिडेट द्वारा जो केस फाइल किए गए थे उनसे संबंधित कंप्लीट चर्चा की जाएगी, अतः इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों, यहाँ पर कैट में कैंडिडेट द्वारा केस फाइल किया गया था। दोस्तों, केस फाइल करने का मुख्य कारण यह था कि डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी नहीं की गई। दोस्तों, इसका कंप्लीट प्रोसेस समझते हैं। पहले DSSP डिपार्टमेंट द्वारा एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाता था। एडवर्टाइजमेंट जारी किए जाने के बाद कैंडिडेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता था। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने के बाद कैंडिडेट के आंसर की और रिजल्ट जारी किया जाता था। रिजल्ट के अंतर्गत दोस्तों पहले ईडोजीर की कट ऑफ जारी की जाती थी। ईडोजीर की कट ऑफ में दोस्तों लगभग 2 से 2.5 गुना कैंडिडेट प्रत्येक पोस्ट कोड के लिए क्वालिफाई किए जाते थे। और दोस्तों ईडोजियर सबमिट करवाने के लिए कैंडिडेट को 15 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाता था। ईडोजियर का मतलब ये होता है दोस्तों, ऑनलाइन रूप से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके PDF फाइल अपलोड करनी होती थी। दोस्तों, इसके अलावा इन कैंडिडेट के अगर डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी रहती थी तब दोस्तों इनको फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी किया जाता था। और दोस्तों फर्स्ट रिकॉल नोटिस में कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करने के लिए 10 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाता था। अगर इसके बाद भी कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर नहीं कर पाता था तब दोस्तों कैंडिडेट के लिए सेकंड रिकॉल नोटिस जारी किया जाता था। और दोस्तों सेकंड रिकॉल के लिए भी 5 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाता था। अगर दोस्तों इन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ में कैंडिडेट अपनी डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर नहीं कर पाता था तब दोस्तों डायरेक्ट इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट को 2 चांस दे दिए गए थे। अब दोस्तों डायरेक्ट रिजल्ट के साथ इन कैंडिडेट के रिजेक्शन नोटिस भी जारी किए जाते थे। और दोस्तों रिजेक्शन नोटिस में उन कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता था जिनके डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी रहती थी। इसके अलावा दोस्तों एक प्योर मेरिट लिस्ट जारी होती थी, क्योंकि दोस्तों जिनके डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी रहती है उन कैंडिडेट को पहले बार कर दिया। अब दोस्तों प्योर मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती थी। लेकिन दोस्तों 14/7 की रिजोल्यूशन के बाद इन कैंडिडेट के फर्स्ट रिकॉल नोटिस और सेकेंड रिकॉल नोटिस जारी नहीं किए गए। दोस्तों DSSP TGT की वैकेंसीज़ में कुछ पोस्ट कोड के लिए तो रिकॉल नोटिस जारी कर दिए गए और दोस्तों कुछ पोस्ट कोड में रिकॉल नोटिस जारी नहीं किए गए, जिसका मुख्य असर दोस्तों इस प्रकार पड़ा कि अगर रिकॉल नोटिस जारी किए जाते तब दोस्तों कैंडिडेट को 2 टाइम अपॉर्चुनिटी दी जाती डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करने के लिए। लेकिन दोस्तों अब कैंडिडेट को अब भी दोस्तों DOE डिपार्टमेंट द्वारा जब इनके डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करने के लिए 15 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाता था। लेकिन दोस्तों अगर ये डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी पहले दूर हो जाती तब दोस्तों एक प्योर मेरिट लिस्ट जारी होती। अब दोस्तों फर्स्ट रिकॉल नोटिस और सेकंड रिकॉल नोटिस जारी नहीं किए जाने के कारण जो कैंडिडेट मेन लिस्ट के हकदार थे उन कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ा, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक पोस्ट कोड में लगभग 20 से 30 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट में किसी न किसी प्रकार की डेफिशिएंसी रहती ही है। चाहे दोस्तों इसके लिए ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें एज लिमिट वाला हो, चाहे दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित कोई भी इशू रहा हो, चाहे CTET का इशू रहा हो, चाहे NCT सर्टिफिकेट का इशू रहा हो, प्रत्येक पोस्ट कोड में लगभग, जैसे किसी पोस्ट कोड में 1000 की वैकेंसीज है तो लगभग 10 से 20 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी कन्फर्म रहेगी। तो दोस्तों जो टॉप 30 वेटिंग वाले कैंडिडेट थे वे मेन लिस्ट के हकदार थे, क्योंकि दोस्तों अगर पहले ही इन कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता तब दोस्तों इन कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में नहीं रहना पड़ता, जिसके कारण दोस्तों अब इन मेन लिस्ट के हकदार कैंडिडेट को कम से कम 5 से 6 मंथ वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों इन कैंडिडेट ने कोर्ट में केस फाइल किया, जिसमें दोस्तों 14/7 के ऑफिशियल रिजोल्यूशन को चुनौती दी गई कि एक ही वैकेंसीज़ में 2 तरह के रूल क्यों लागू किए गए। और दोस्तों इन कैंडिडेट को केट में केस फाइल करने के कारण अधिक संख्या में कैंडिडेट द्वारा केस फाइल किए गए, जिसके अंतर्गत दोस्तों SST वाले कैंडिडेट, नेचुरल साइंस मेल वाले कैंडिडेट और दोस्तों हिंदी वाले कैंडिडेट द्वारा भी केस फाइल किया गया, जिसमें अधिकतर कैंडिडेट की मुख्य मांग यह थी कि डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी नहीं की गई, जिसके कारण इन एलिजिबल कैंडिडेट को भी मेन मेरिट में शामिल किया गया। जिसके लिए दोस्तों DSSP द्वारा भी यह तर्क दिया गया कि अधिकतर कार्यभार होने के कारण और दोस्तों वर्कलोड अधिक होने के कारण अब यह कार्य DOE डिपार्टमेंट द्वारा किया जाएगा। और दोस्तों अब DOE डिपार्टमेंट द्वारा कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी की जा रही है और दोस्तों DOE डिपार्टमेंट के द्वारा ही कैंडिडेट के फिजिकल DV के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर यह प्रोसेस पहले हो जाता तब दोस्तों कुछ कैंडिडेट को मेन मेरिट में शामिल होने का मौका मिलता।
यहाँ पर दोस्तों अलग अलग पोस्ट कोड के अलग अलग कैंडिडेट हैं जिनका नाम, रोल नंबर और दोस्तों यहाँ पर केस स्टेटस गिवन है। यहाँ पर दोस्तों अधिक संख्या में कैंडिडेट द्वारा कोर्ट केस फाइल किया गया, जिसके अंतर्गत दोस्तों विभिन्न पोस्ट कोड में वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट की संख्या भी अधिक है। यहाँ पर दोस्तों रोल नंबर, वेटिंग लिस्ट के नंबर भी यहाँ पर गिवन है, जिसके अंतर्गत आप कैंडिडेट देख सकते हैं। वेटिंग लिस्ट नंबर 2, वेटिंग लिस्ट नंबर 3, वेटिंग नंबर लिस्ट 6, 7, 9, 13, 14, 17। दोस्तों अधिकतर कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट वाले ऐसे हैं जिनको पूरी उम्मीद थी कि उनका मेन मेरिट में सिलेक्शन हो जाता, लेकिन दोस्तों इन कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ा। अब दोस्तों इनके अलावा नेचुरल साइंस में भी AWS की कैटेगरी के कैंडिडेट के द्वारा भी कोर्ट केस फाइल किया गया था, जिसके अंतर्गत दोस्तों ये 8 कैंडिडेट थे। इनके अलावा दोस्तों अधिकतर कैंडिडेट के यहाँ पर रोल नंबर, एड्रेस वगैरह सब गिवन है, जिन्हें कैंडिडेट आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कैट द्वारा इसका डिसीजन 19 अक्टूबर को दिया गया। 19 अक्टूबर को जो डिसीजन दिया गया दोस्तों उसकी कॉपी है, इसको मैं पढ़कर सुना देता हूँ आपको कि इस डिसीजन में क्या निर्णय लिया गया। दोस्तों इस डिसीजन के अंतर्गत वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट के हित में निर्णय लिया गया, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों वेटिंग लिस्ट अब ज़रूर क्लियर होगी। दोस्तों वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के लिए भी यहाँ पर टाइमलाइन की बाउंडेशन कोर्ट द्वारा दे दी गई है। दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट के नाम, रोल नंबर, एड्रेस वगैरह और दोस्तों इन्होंने वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और DSSS डिपार्टमेंट, DOE डिपार्टमेंट, इनके विरुद्ध केस फाइल किया था। दोस्तों यहाँ पर अधिकतर संख्या में कैंडिडेट के द्वारा ये केस किया गया। अलग अलग पोस्ट कोड के यहाँ पर कैंडिडेट हैं। दोस्तों इनको कमांड केस करके एक डिसीजन दे दिया गया, जिसमें दोस्तों ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर के दोस्तों मुख्य 4 बिंदु इस प्रकार हैं। यहाँ पर दोस्तों अधिकतर कैंडिडेट द्वारा 14/7 की रिजोल्यूशन को लेकर चुनौती दी गई थी, और दोस्तों इन कैंडिडेट का कहना था कि डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी नहीं की गई और रिकॉल नोटिस भी जारी नहीं किए गए। यहाँ पर दोस्तों लास्ट में जो डिसीजन दे गए वो डिसीजन इस प्रकार हैं। स्क्रूटनी ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट टू बी डन इन 4 मंथ्स। दोस्तों अगर किसी कैंडिडेट के जो TGT के फाइनल मेरिट में सेलेक्ट हो चुका है, उन कैंडिडेट की स्क्रूटनी के लिए मैक्सिमम 4 मंथ का टाइमलाइन कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर 19 अक्टूबर। दोस्तों 19 अक्टूबर की डेट के बाद लास्ट 4 महीने का यहाँ पर टाइमलाइन डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, जिसके अंतर्गत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्क्रूटनाइज प्रोसेस, सभी प्रोसेस के लिए अधिकतम 4 मंथ का टाइमलाइन दिया गया है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर दोस्तों स्क्रूटनी ऑफ वेटिंग टू बी डन विद इन 2 मंथ आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट। दोस्तों यहाँ पर जो मेन मेरिट में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं उनके 2 मंथ के अंदर ही वेटिंग वाले कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी भी की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर स्क्रूटनी से मतलब कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स की जांच है। दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। जो कैंडिडेट मेन मेरिट में सेलेक्ट हो गए उनको ज्वाइनिंग दी गई, इसके विद इन 2 मंथ के अंदर ही वेटिंग वाले कैंडिडेट की स्क्रूटनी की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर थर्ड पॉइंट इस प्रकार है, यदि वैकेंसीज रिमेन रहती है तो रिजर्व कैंडिडेट को चांसेज मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में आए हैं उन कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं भी रहेंगी। दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक पोस्ट कोड में आप निश्चित रूप से 20% से 30% सीट्स पर आराम से वेटिंग क्लियर होगी, क्योंकि दोस्तों कुछ पोस्ट कोड में कुछ कैंडिडेट जो TGT में सेलेक्ट हुए हैं वही कैंडिडेट PGT के अंदर भी सिलेक्ट हुए हैं, या दोस्तों की कुछ अदर डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड है, जैसे कि NVS, KVS, PGT के अलग अलग पोस्ट कोड में जो कैंडिडेट चयनित हैं वो यहाँ TGT की पोस्ट में चयन नहीं करेंगे। इसके कारण दोस्तों TGT की पोस्ट पर वेटिंग लिस्ट कन्फर्म रूप से क्लियर होगी। इसके अलावा दोस्तों TGT की पोस्ट में भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो TGT के अदर पोस्ट कोड में भी सिलेक्ट हो चुके हैं, तब दोस्तों वे किसी एक पोस्ट कोड में ही ज्वाइन करेंगे, जिससे दोस्तों किसी न किसी पोस्ट कोड की सीट वैकेंट रहना लगभग तय है। इसके अलावा दोस्तों नेचुरल साइंस और मैथ वाले कैंडिडेट में भी कुछ कैंडिडेट ने दोनों फॉर्म फिलअप किए और दोस्तों दोनों वैकेंसीज में वे कैंडिडेट सेलेक्ट भी हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नेचुरल साइंस वाले कैंडिडेट की वेटिंग भी 100% क्लियर होने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि दोस्तों मैथ में कैंडिडेट की सीट्स भी वैकेंट रही हैं। लगभग दोस्तों मैथ्स में 300 से 400 सीट्स वैकेंट रही हैं। तो दोस्तों नेचुरल साइंस मेल वाले कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होने की प्रबल संभावना रहेगी। इसके अलावा दोस्तों
ऑल दिस एक्सरसाइज इन 1 ईयर। दोस्तों ये सभी वेटिंग लिस्ट विद इन 1 ईयर में क्लियर करना आवश्यक है। यदि दोस्तों 1 साल में वेटिंग लिस्ट ऑल क्लियर नहीं होती है तो दोस्तों इस ऑर्डर के बिहाफ पर दोबारा से कोर्ट केस करके वेटिंग वाले ज्वाइन ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ जल्द भी मेन मेरिट में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट के बाद वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का फर्दर प्रोसेस भी हो सकेगा। दोस्तों यहाँ पर DOE डिपार्टमेंट द्वारा प्रोसेस के लिए एक टाइमलाइन तय कर दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जा रहे हैं। दोस्तों जल्द ही इन सभी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, जिसके बाद दोस्तों मेन मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। हालांकि दोस्तों मेन मेरिट में भी जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे उनमें भी दोस्तों कम से कम 2 से 3 मंथ का टाइमलाइन लगना तय है, क्योंकि दोस्तों अभी तो कैंडिडेट के ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, फिजिकल DV का प्रोसेस। इस फिजिकल DV के प्रोसेस के बाद इन कैंडिडेट का मेडिकल का प्रोसेस होगा, जिसमें दोस्तों 2 मंथ का टाइमलाइन दिया जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट स्कूल में अलॉट ज्वाइनिंग नहीं करता है तब दोस्तों वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी की जाएगी और दोस्तों उन कैंडिडेट के फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। अतः वेटिंग वाले कैंडिडेट के भी चयन की यहाँ पर संभावनाएं रहेंगी। यहाँ पर दोस्तों विद इन 1 ईयर का टाइमलाइन दिया गया है, जो कि दोस्तों DOE डिपार्टमेंट द्वारा तेज़ गति से कार्य करने पर वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग निश्चित रूप से मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों ये जो कोर्ट केस के जो निर्णय हैं वो मैंने आपको पढ़कर सुना दिए हैं। इन कैंडिडेट को आप भी इस कोर्ट केस के निर्णय को पढ़कर देख सकते हैं। दोस्तों जो मेन मुख्य बातें वेटिंग वाले कैंडिडेट के लिए थी वो दोस्तों इनके हित में निर्णय लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो दिल्ली गजट अभी प्रकाशित किया गया है उसके अंतर्गत दोस्तों PGT की पोस्ट में 36 साल से एज लिमिट घटाकर 30 साल कर दी गई है। दोस्तों इसके संबंध में भी मेरे द्वारा वीडियो चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया गया है, जो कि दोस्तों विद्यार्थियों के हित में नहीं है। इसके लिए भी अधिकतर कैंडिडेट कैट में केस फाइल कर सकते हैं और दोस्तों वहाँ से विद्यार्थी हित कैंडिडेट के हित में ही निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों TGT, PGT और PRT पोस्ट सभी पोस्ट कोड के लिए अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। तब दोस्तों अगर इन पोस्ट कोड की क्वालिफिकेशन ही अलग है तो दोस्तों इन पोस्ट कोड की क्वालिफिकेशन करने में भी कैंडिडेट को टाइम लगेगा। दोस्तों MSc और BEd करने में कैंडिडेट को कम से कम 25 से 27 वर्ष का टाइमलाइन लग जाता है। अगर दोस्तों इसके बाद भी एज लिमिट इसकी 30 वर्ष ही रखी जाती है तो दोस्तों एक कैंडिडेट के हित के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर वैकेंसी ही टाइम पर नहीं आएगी तब दोस्तों कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको एक बार भी वैकेंसी में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों जो कैंडिडेट प्रतिभावान हैं उनको भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलेगा और दोस्तों वे कैंडिडेट भी DSSS जैसे उच्चतम डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अतः दोस्तों उनका सपना भी अधूरा का अधूरा रह सकता है। इसके लिए दोस्तों अधिकतर कैंडिडेट द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि एज लिमिट 36 के 36 साल ही रखी जाए और दोस्तों TGT डिपार्टमेंट के लिए भी 32 ईयर से घटाकर 30 ईयर इसकी एज लिमिट, जो कि दोस्तों न्यायोचित नहीं है। इसलिए दोस्तों जो भी एज लिमिट इसके द्वारा पहले डिसाइड की गई थी वही एज लिमिट यहाँ पर रहनी चाहिए, जो कि दोस्तों विद्यार्थी हित के लिए बहुत ही उचित है। दोस्तों यहाँ पर सभी कैंडिडेट को जो वेटिंग लिस्ट में है उनको भी बहुत अधिक बधाई और शुभकामनाएं। जल्दी दोस्तों उनके हित में जो निर्णय लिया गया है उसका सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा और दोस्तों आपकी वेटिंग लिस्ट भी 100% क्लियर होने की संभावनाएं रहेंगी। थैंक यू गाइज़। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।